नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 12 फरवरी और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। और एक कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, टाइप 2 मधुमेह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं करता। 2, इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। 3, इसमें कोशिकाओं तक पर्याप्त ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। आपको सही उत्तर बताना था। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है सेंसिटिव आइटम्स आउट ऑफ यूएस स्टेटमेंट ऑन डील विद इंडिया। टॉपिक है जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित। न्यूज को समझ लेते हैं। तो भारत अमेरिका के बीच हुए एक अंतरिम व्यापार समझौते और उससे जुड़े अमेरिकी बयान में जो भी बदलाव किए गए उससे संबंधित है। व्हाइट हाउस ने जो फैक्ट शीट यानी कि तथ्य पत्र जारी किए थे उसमें कुछ ऐसे बिंदु जोड़ दिए गए थे जो मूल संयुक्त वक्तव्य में शामिल नहीं थे। इनमें जो है कि दालें, कृषि उत्पाद, डिजिटल सेवा कर और 5 वर्षों में $500 अरब के निवेश से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया गया था। भारत में इन बातों पर सवाल उठे क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि संवेदनशील कृषि उत्पाद इस समझौते का हिस्सा नहीं है और $500 अरब का कोई बाध्यकारी कानूनी रूप से लागू होने वाला वादा नहीं किया गया है, बल्कि केवल इरादा जताया गया है। संशोधित दस्तावेज में अब यह कहा गया है कि भारत कुछ अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त करेगा, लेकिन पहले जैसा व्यापक दावा नहीं दोहराया गया। $500 अरब की खरीद के मामले में भी अब इरादा शब्द का प्रयोग नहीं है, न कोई औपचारिक प्रतिबद्धता। और इस बीच एक और विवाद सामने आया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें भारत का नक्शा दिखाया गया था और उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दर्शाया गया था। यह भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुरूप है, लेकिन अमेरिका आमतौर पर इन क्षेत्रों को विवादित मानता है। और इस पोस्ट के बाद यह अटकलें लगने लगी कि क्या अमेरिका अपने रुख में बदलाव कर रहा है। और फिर ऊर्जा के मुद्दे पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने दावा किया कि भारत ने रूसी ऊर्जा खरीद कम करना शुरू कर दिया है और अमेरिकी ऊर्जा की खरीद बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने इस दावे का सीधा खंडन नहीं किया, लेकिन इतना कहा है कि उसकी नीति ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की है और सभी निर्णय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में शब्द का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इरादा और प्रतिबद्धता जैसे शब्दों के अलग अलग कूटनीतिक और कानूनी अर्थ होते हैं। साथ ही नक्शे जैसे प्रतीकात्मक मुद्दे भी विदेश नीति में संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन इजिप्ट पॉइंट टू एंशिएंट ट्रेड लिंक्स। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो मिस्र की राजाओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ किंग्स और थेबन नेक्रोपोलिस की 6 कब्रों में पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 30 शिलालेख मिले हैं जो तमिल ब्राह्मी प्राकृतिक संस्कृत में लिखे गए हैं। 2024-25 में प्रोफेसर शार्लोट श्मिड और प्रोफेसर इंगो स्टार्च ने इसका दस्तावेजीकरण किया। और ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में तमिल गांव मालाबार तट और रोमन साम्राज्य के बीच केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि लोगों की आवाजाही और सांस्कृतिक संपर्क भी था। स्रोत के अनुसार इन शिलालेखों को लिखने वाले लोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और विशेषकर दक्षिण भारत से आए थे। दक्षिण क्षेत्र के लोग बहुमत में थे। आगंतुकों ने मकबरों के गलियारों और कमरों की दीवारों पर अपने नाम उकेरे और यह उस समय की एक प्रचलित परंपरा थी। और वहीं मिले ग्रीक भित्तिचित्रों से ये पता चलता है। अब इनमें जो है कि चिकाई कुरान नाम बार बार मिलता है। 5 मकबरों में 8 बार ये नाम मिला है। और कुरान शब्द जो है वो तमिल मूल का है और संगम साहित्य में मिलता है। इसका संबंध विजय या युद्ध के अर्थ से जोड़ा गया है। कुरान नाम जो है वो 1995 में मिस्र के लाल सागर बंदरगाह बेरेनिके में मिले एक मिट्टी के बर्तन पर भी पाया गया। और संगम ग्रंथों तथा प्राचीन चेरा राजधानी पुगलूर के शिलालेखों में इसके समानांतर प्रमाण मिलते हैं। 2री-3री शताब्दी ईस्वी अन्य नामों में इसमें कोम्पा, कांटा और किरान शामिल है। एक शिलालेख में लिखा गया है कि कोम्पा आया और देखा जो यात्रा स्मृति जैसा प्रतीत होता है। समग्र रूप से ये साक्ष्य बताते हैं कि लाल सागर मार्ग से होने वाला भारत रोम समुद्री व्यापार व्यापक और संगठित था और इसका प्रभाव नील नदी घाटी तक पहुंचा। पहले शोध मुख्यतः बेरेनिके जैसे बंदरगाहों पर केंद्रित था। अब राजाओं की घाटी तक भारतीय उपस्थिति के प्रमाण मिलना इस नेटवर्क की गहराई और भौगोलिक विस्तार को उजागर करता है। ये खोज प्राचीन वैश्वीकरण, समुद्री संपर्क और तमिल ब्राह्मी लिपि के
प्रसार पर नई रोशनी डालती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट 3 केसेस फिल्ड। टॉपिक जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेंगे तो केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विरोध प्रदर्शन हुआ, जो कि बाद में काफी हिंसक हो गया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी और परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर किया जा रहा है। और ये विवाद उस समय सामने आया जब केन बेतवा लिंक परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जल परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 30 नदी लिंक परियोजनाओं में पहली है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त जल वाली केन नदी से पानी को जल संकट वाली बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई और पेयजल की समस्या कम की जा सके। हालांकि परियोजना से विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव और मुआवजे को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं, जो इस विरोध का मुख्य कारण है। केन बेतवा लिंक परियोजना को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में कार्यान्वित किया गया है। आपको बता दें, जो एक सूखा प्रवण क्षेत्र है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर के साथ साथ दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले को विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही इस परियोजना से 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की उम्मीद है। हालांकि इससे पन्ना बाग संरक्षण क्षेत्र के प्रभावित होने का भी खतरा है। इससे देश में अन्य नदी जोड़ी परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे देश में जल संसाधन का समुचित वितरण सुनिश्चित किया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम गवर्नमेंट। और न्यूज़ को समझ लेते हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों और सरकारी निकायों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों प्ले किए जाते हैं, दोनों बजाए या गाए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। ये दिशा निर्देश 6 फरवरी को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए, लेकिन इस बारे में कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या अलग से घोषणा नहीं की गई है। जितने भी निर्देश हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि जब राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड गाया या बजाया जाए तो सभी श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि यदि राष्ट्रगान किसी समाचार रील का हिस्सा है तो लोगों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे कार्यक्रम बाधित हो सकता है और अनावश्यक अव्यवस्था पैदा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। निर्देशों के अनुसार इसे औपचारिक सरकारी समारोहों में, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान के समय, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में, राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाए जाने के अवसर पर और अन्य विशेष सरकारी योजनाओं में गाया या बजाया जा सकता है। इसके अलावा जब बैंड राष्ट्रगान बजाएगा तो उससे पहले ढोल या कोई संकेत दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय ध्वजारोहण जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य औपचारिक आयोजनों में राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण सामूहिक रूप से गाया जाएगा और इसके लिए प्रशिक्षित गायक मंडली की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे अवसर जो पूरी तरह औपचारिक न हो लेकिन महत्वपूर्ण हो, जैसे कि मंत्रियों की उपस्थिति वाले कार्यक्रम, वहां भी राष्ट्रगान गाया जा सकता है, बशर्ते गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से की जा सकती है। कुल मिलाकर ये दिशा निर्देश राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान, शिष्टाचार और सही क्रम को स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज़ को। न्यूज़ है ग्लिम्सम ऑफ अ न्यू उत्तर प्रदेश सेज चीफ मिनिस्टर फॉर 9.12 लाख करोड़ बजट। न्यूज़ को समझ लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट विधानसभा में पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ये कहा कि ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है और इसका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना है और इसके साथ ही इसे नए उत्तर प्रदेश की झलक भी बताया गया है। और ये बजट राज्य को 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार ये बजट रोजगार सृजन, निवेश बढ़ाने, किसानों की कल्याण और जन आकांक्षाओं की पूर्ति पर केंद्रित है। तो अब हम बजट के मुख्य प्रावधानों को देख लेते हैं। तो कुल बजट का 19.5% पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया। इसका मतलब ये है कि सरकार बुनियादी ढांचे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर,
सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, शहरी और ग्रामीण ढांचा पर अधिक खर्च करना चाहती है ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके। शिक्षा शिक्षा क्षेत्र को 12.4% का आवंटन किया गया है, जबकि कृषि के लिए 9%, स्वास्थ्य के लिए 6% का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपए रखे गए हैं और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत कुल बजट कितना है? ऑप्शन है ए 8.12 लाख करोड़ रुपए, बी 9.12 लाख करोड़ रुपए, सी 10.5 लाख करोड़ रुपए या डी 7.75 लाख करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।